राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों जहां सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बनी हुई है, वहीं मीडिया की सुर्खियां भी। 7 दिसंबर से शुरू हुई कांग्रेस पार्टी की इस यात्रा को पार्टी की खोई राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी की कोशिश है कि राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा उसके लिए संजीवनी का काम करे। अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही कांग्रेस पार्टी भारत में राजनीतिक यात्राओं के सफल इतिहास को देखकर ही खासी उत्साहित है। आज हम आपको ऐसी ही कुछ यात्राओं के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने नेताओं को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा दिया। राजनीतिक यात्राओं में सबसे महत्वपूर्ण यात्रा मानी जाती है अयोध्या राम मंदिर के लिए आडवाणी की रथ यात्रा। 90 के दशक में आडवाणी की यात्रा काफी सुर्खियों में रही। राम मंदिर आंदोलन के दौरान साल 1990 में बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने एक रथ यात्रा निकाली। उनकी यह रथ यात्रा सोमनाथ से अयोध्या तक जाने वाली थी। हालांकि अयोध्या पहुंचने से पहले ही रास्ते में यात्रा को बिहार में रोक लिया गया और आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस रथ यात्रा ने भारतीय जनता पार्टी और लाल कृष्ण आडवाणी दोनों की किस्मत चमका दी। इसके पहले तक कुछ खास क्षेत्रों तक सीमित इस पार्टी की पहुंच देश के कोने कोने तक हो गई। इस यात्रा के बाद से बीजेपी लगातार ऊंचाइयों की तरफ ही बढ़ती गई। गठबंधन के सहारे प्रदेशों और फिर केंद्र में सरकार बनाया। साल 2014 से लगातार केंद्र की सत्ता पर काबिज है। 18 प्रदेशों में सरकार है। इस रथ यात्रा ने पार्टी की छवि हिंदूवादी बनाई। इसी छवि के सहारे भाजपा ने राजनीति की दिशा और दशा बदल दी। पदयात्रा और रथ यात्रा के साथ साथ साइकिल यात्रा ने भी राजनीति में नेताओं की किस्मत चमकाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में साल 2012 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के युवा नेता अखिलेश यादव ने राज्य में साइकिल यात्रा की। अखिलेश की इस साइकिल यात्रा से ऐसा हुआ जो मुलायम सिंह यादव अपने सियासी जीवन में कभी नहीं कर पाए। एसपी पहली बार 224 के आंकड़े को पार कर बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब हुई और अखिलेश देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। सिर्फ उत्तर प्रदेश और मध्य भारत ही नहीं, दक्षिण भारत में भी यात्राओं का शानदार इतिहास रहा है। आंध्र की राजनीति में तो पदयात्रा का कुछ ऐसा इतिहास रहा है कि वहां की राजनीति में सत्ता तक पहुंचने का सबसे सटीक तरीका पदयात्रा को ही माना जाता है। पदयात्राओं का राजनीतिक रूप से सबसे सफल उदाहरण आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। साल 2024 में राज्य में विधानसभा के चुनाव होने थे। तब आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था। विधानसभा चुनाव के करीब 1 साल पहले 2003 में कांग्रेस नेता वाईएस राजशेखर रेड्डी ने कड़ी गर्मी में पदयात्रा शुरू की थी। इस यात्रा के दौरान वाईएसआर ने 60 दिनों में 1500 किलोमीटर की यात्रा की थी। इस यात्रा में उनका खास फोकस उन इलाकों पर था जहां सूखे का खासा प्रभाव रहता था। इस यात्रा से वे किसान और आम लोगों के बीच हीरो बन गए। 11 जिलों की इस यात्रा का असर हुआ कि राज्य में कांग्रेस ने चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंका। कुल 294 सीटों में से कांग्रेस 234 सीटों पर चुनाव लड़ी और 185 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई। टीडीपी 267 सीटों पर चुनाव लड़ी लेकिन केवल 47 सीटें ही जीत पाई। पिछले चुनाव के मुकाबले उसे 133 सीटों का नुकसान हुआ, जबकि कांग्रेस को 94 सीटों का फायदा। वहीं 2004 लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने कांग्रेस को 27 सीटें दिलाने में कामयाबी हासिल की। नतीजा ये हुआ कि मुख्यमंत्री के रूप में वाईएसआर राजशेखर रेड्डी की ताजपोशी हुई। वाईएसआर की इस पदयात्रा से सत्ता गंवाने वाले चंद्रबाबू नायडू ने वापस सत्ता पाने के लिए पदयात्रा का ही सहारा लिया। वाईएसआर रेड्डी की पदयात्रा की वजह से 2004 में चंद्रबाबू नायडू ने अपनी सत्ता गंवाई थी, लेकिन 2014 में इसी पदयात्रा का सहारा लेकर नायडू दोबारा आंध्र की सत्ता पर काबिज हुए। 2014 में नायडू ने करीब 2400 किलोमीटर की पदयात्रा की। चुनाव परिणाम में इसका फायदा उन्हें मिला और सत्ता में उनकी वापसी हुई। पर आंध्र में यात्राओं का इतिहास इससे भी पुराना है। चंद्रबाबू नायडू और वाईएसआर से पूर्व चन्ना रेड्डी ने यहाँ पदयात्रा की थी। 1989 में चन्ना रेड्डी भी आंध्र प्रदेश में पदयात्रा कर चुके हैं और इस पदयात्रा ने उन्हें भी सत्ता तक पहुंचाने का काम किया था। वाईएसआर रेड्डी के बेटे और वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने भी 2019 में पदयात्रा की। 2019 चुनाव की तैयारी के लिए
और आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिलाने की मांग को लेकर नवंबर 2017 में उन्होंने पदयात्रा की शुरुआत की थी। इस पदयात्रा से डरकर आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू एनडीए से अलग हो गए थे। इतना ही नहीं, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक लाने के लिए जी जान लगा दी थी। इस यात्रा का सीधा फायदा जगनमोहन रेड्डी को हुआ। विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी वाईएसआरसीपी को 175 में से 151 सीटों पर जीत मिली और वे आंध्र प्रदेश की सत्ता पाने में कामयाब हुए। देशव्यापी यात्रा की बात की जाए तो जनता दल के नेता चंद्रशेखर ने कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक पैदल यात्रा की थी। चंद्रशेखर ने 1983 में ये पदयात्रा की। उस यात्रा को भारत यात्रा का नाम दिया गया था। हालांकि उस यात्रा को उन्होंने गैर राजनीतिक बताया था। उनकी यात्रा 6 जनवरी 1983 को कन्याकुमारी से शुरू हुई और 5 जून 1984 को दिल्ली के राजघाट पर जाकर खत्म हुई थी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने पीने का पानी, सबको शिक्षा, कुपोषण से लड़ाई, स्वास्थ्य का अधिकार जैसे मुद्दों पर फोकस किया था। इस यात्रा से चंद्रशेखर को तात्कालिक कोई फायदा नहीं पहुंचा था, लेकिन उनकी पहुंच पूरे देश में हो गई थी। इसी यात्रा के चलते दक्षिण भारत में जनता दल का विस्तार हुआ। इसके बाद चंद्रशेखर साल 1990 में देश के 8वें प्रधानमंत्री बने और बाद में गठबंधन के दौर में कर्नाटक से जनता दल नेता एच.डी. देवेगौड़ा भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे थे। वर्तमान में भारत जोड़ो यात्रा के कन्वीनर और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का भी यात्रा से पुराना नाता है। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने साल 2017 में नर्मदा यात्रा की थी। 6 महीने तक चली यात्रा में दिग्विजय सिंह ने 110 विधानसभाओं का दौरा किया था। माना जाता है कि इस यात्रा का ही असर था कि कांग्रेस की 1 दशक बाद सत्ता में वापसी हुई थी। 2018 में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल 230 में से 114 सीटों पर जीत मिली। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता गंवानी पड़ी। हालांकि बाद में पार्टी में टूट के कारण कांग्रेस पार्टी के हाथ से सत्ता चली गई और भाजपा ने फिर से वहां पर सरकार बना लिया।